हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आपके एग्ज़ाम अच्छे चल रहे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी जो हिंदी की शिक्षण वाली जो बुक है उसकी थर्ड यूनिट। मैंने 2 ही यूनिट आपको करा रखी है। जो थर्ड यूनिट है आपकी 12 नंबर की है ये यूनिट, रचना शिक्षण। ठीक है, रचना का क्या अर्थ है, महत्व, उद्देश्य एवं विधियाँ। रचना के लिखित रूप जैसे पत्र, निबंध, अनुच्छेद, कहानी, संवाद, सार, संक्षेप से समरण, एकांकी, नाटक एवं रिपोर्ट लेखन, ये सारे इसके अंदर आएंगे आपकी। ठीक है, 12 नंबर की ये यूनिट है। चलिए, अगर आपको और भी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे आप लिख के सेंड कर सकते हो, मैं उसके ऊपर आपकी वीडियो बना दूँगी। रचना शिक्षण, देखिए रचना का क्या अर्थ होता है, महत्व, उद्देश्य एवं विधियाँ। डिटेल में तो नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट ब्रीफ में आपको समझा देती हूँ। रचना का अर्थ होता है भाई सजना, संवरना या निर्माण करना। ठीक है, रचना का क्या अर्थ होता है, सजना, संवरना या निर्माण करना। मनुष्य स्वभाव से ही क्या होता है, रचनाशील होता है। ठीक है, उसकी रचनाशीलता बहुधा अनेक रूपों में प्रकट होती है। कोई भी अपनी रचनाशीलता को अपने हुनर के माध्यम से प्रकट करता है। तो रचना क्या है, हर एक व्यक्ति क्या है, क्रिएटिव होता है। ठीक है, उसके अंदर कोई ना कोई हुनर जरूर होता है। ठीक है, और अपनी इस क्रिएटिविटी को जो वह रिप्रेजेंट किस माध्यम से रिप्रेजेंट करता है वह क्या कहलाती है, आपकी रचना शिक्षण कहलाती है। ठीक है, तो आपकी जो रचना शिक्षण है वो क्या होता है, रचना शिक्षण से अभिप्राय उस टीचिंग से है जिसके अंतर्गत हम छात्रों को निबंध लिखना, ठीक है, जिसको आप ऐसे बोलते हो इंग्लिश में, पत्र जिसको इंग्लिश में लेटर बोलते हो, अनुच्छेद कोई भी पैराग्राफ लिखना, कहानी आदि विधाओं की रचना सिखाया जाता है। रचना शिक्षण मौखिक भी होता है और लिखित भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा है, रचना का क्या अर्थ होता है। रचना का मतलब होता है सजाना या संवारना या किसी चीज़ का निर्माण करना। हम क्या है, बचपन से ही क्या क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, हम किसी चीज़ को जब हम अपने हुनर को प्रकट करते हैं तो वो रचना कहलाती है। ठीक है, और रचना शिक्षण क्या होता है कि रचना शिक्षण वह शिक्षण होता है जिसमें हम बच्चे को क्या है, निबंध लिखना सिखाते हैं, पत्र लिखना सिखाते हैं। ठीक है, निबंध, पत्र, कहानी, अनुच्छेद आदि विधाओं की रचना हम बच्चे को सिखाते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा रचना शिक्षण। ये आपका 2 प्रकार का होता है, मौखिक भी होता है और लिखित भी होता है। ठीक है, आप देखते हो कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास कोई भी लैंग्वेज नहीं होती, वह धीरे धीरे बड़ा होता है, परिवार वालों की बातें सुनता है और भाषा उन्हीं के अनुकूल वह भाषा सीखता है। और जब स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने जाता है तो वह बोलकर अपने विचारों को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तब उसे हम क्या बोलते हैं, मौखिक रचना बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब बच्चा स्कूल जाता है, जब लिखना सीख जाता है तो उन चीज़ों को जब वह लिख कर प्रकट कर रहा है, ठीक है, चाहे वह कहानी के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी लिखित रचना कहलाती है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आगे है अब रचना शिक्षण का महत्व। सबसे पहले देखो भाई, जो आपकी लिखित रचना है उसमें आप क्या क्या सीखते हो। उसमें आप जैसे आपसे पूछ लिया कि रेलवे प्लेटफॉर्म का, बाजार का, या फिर आपका मान लीजिए एग्ज़ाम सेंटर का जो भी दृश्य है उसके ऊपर कुछ एक पैराग्राफ लिखिए, एक अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, पत्र लेखन, निबंध, सार लिखना किसी भी चीज़ का, किसी चीज़ की व्याख्या करना, ठीक है, उसकी समीक्षा करना, रिपोर्ट लेखन, संवाद, ठीक है, जीवनी, आत्मकथा, तो ये सारे क्या है, आपके लिखित रचना के अंदर आते हैं। तो रचना शिक्षण का महत्व है, रचना शिक्षण का महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है आपकी। ठीक है, तो जब आप स्कूल लेवल पे होते हैं तो आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। ठीक है, आपको बचपन से ही क्या आपको लेटर लिखना सिखा देते हैं। ठीक है, लेटर, ऐसे, ये सारी चीज़ें आपको बचपन से ही सिखाते हैं। ठीक है, ताकि बच्चा क्या है, अपने भाव को, विचारों को, जो उसका एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो उसका एक्सपीरियंस है उसको क्या कर सके बच्चा, प्रकट कर सके। तो हम सभी अपने जो भी हमारे एक्सपीरियंस है उसको हम मौखिक और लिखित रूप में प्रकट कर सके। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए रचना इंपॉर्टेंट है, ताकि बच्चे को हम सिखा सकें कि किस प्रकार वह अपने एक्सपीरियंस को, अपने मन के भाव को प्रकट कर सकता है। ठीक है, तो उसमें हम क्या है, बच्चे को अलग अलग ये वेज सिखाते हैं कि आप पत्र लिख सकते हो, आप कहानी लिख सकते हो, आप अपने ऊपर जीवनी लिख सकते हो। ठीक है, अभिव्यक्त कर पाने में असक्षम व्यक्ति जहाँ कुंठा का शिकार होता है, वहीं अभिव्यक्त कर पाने में सक्षम व्यक्ति रचनाकार हो जाता है। देखो, जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता वो क्या है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो बंदा। ठीक है, तो वहीं पर अगर किसी को रचना आती है करनी, लिखना आता है, तो वह अच्छा रचनाकार और साहित्यकार बन जाता है। ठीक है,
तो यही था आपका रचना शिक्षण के बारे में, ठीक है। और जो डिटेल है वो आप अपनी बुक में से पढ़ लेना, जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आती है रचना शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, कि आपको रचना शिक्षण के कौन कौन से उद्देश्य हैं, इसके ऑब्जेक्टिव हमें बताने हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव है हमारा सबसे पहले तो बच्चे को व्याकरण का शुद्ध ज्ञान सिखाना, ठीक है। हम जैसे बच्चे को लिखना सिखाते हैं, ठीक है, हमने जीवनी लिखनी सिखाई, हमने बच्चे को अनुच्छेद लिखना सिखाया, तो सबसे पहले इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चे को हम शुद्ध भाषा का प्रयोग करने योग्य यहाँ पे बनाते हैं। दूसरा, बच्चा उचित गति से सुंदर और स्पष्ट लिखे, ये हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं। बच्चों को शब्दों, लोकोक्तियों, मुहावरों आदि वाक्यों का उचित प्रयोग करने के सक्षम हम बनाना चाहते हैं। बच्चे को लिखित और मौखिक रिप्रेजेंटेशन करने के लायक हम बच्चे को बनाते हैं। बच्चे में क्या है, अपने भाव को किस प्रकार उजागर करना है ये उत्पन्न करते हैं। बच्चे को किस प्रकार एक सीरीज में उसको प्रकट करना है, ये बात हम उसको रचना शिक्षण से सिखाते हैं। विभिन्न रूपों में बालक को परिचित कराते हैं, यानी कि रचना के जो अलग अलग भाग है उनसे हम बच्चे को क्या करवाते हैं, परिचित करवाते हैं। उसके बाद क्या है, बालक को कम से कम और अधिक से अधिक शब्दों को विचार युक्त हेतु तैयार करते हैं। बच्चे के अंदर क्रिएटिव पावर को डेवलप करते हैं। बच्चे के अंदर जो भी रिप्रेजेंटेशन की जो स्किल्स है और ओरिजिनलिटी की जो स्किल्स है बच्चे के अंदर, उसको हम प्रदान करते हैं, ठीक है। बच्चे को क्या है, हम रोजगार मुक्त कौशल प्रदान करते हैं, ताकि बच्चे को इस तरीके से इतना अच्छा बनाना ताकि हम उसको क्या है, उसको ईजिली आगे एम्प्लॉयमेंट स्किल्स को उसको यहाँ पे डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये है इसकी रचना शिक्षण के उद्देश्य। वैसे तो 16 दे रखे हैं, लेकिन आपको 7-8 बहुत है, ठीक है, इतने करने हैं। उसके बाद बता रखा है कि रचना शिक्षण के मेथड कौन कौन से हैं, यानी कि इसकी विधियां कौन कौन सी है। रचना शिक्षण की विधियों पर प्रकाश डालिए अथवा कहानी शिक्षण की प्रणालियों की विवेचना कीजिए, ठीक है। रचना शिक्षण की विधियों पर प्रकाश डालिए। रचना शिक्षण की विधियाँ इसमें क्या क्या है भाई, आपकी इसमें कुछ सारी विधियां बताई गई हैं। जैसे है आपकी भाषा शिक्षण यंत्र विधि, प्रश्नोत्तरी क्वेश्चनेयर मेथड होता है, आपका चित्र वर्णन विधि होता है, ठीक है, उद्बोधन विधि होता है, प्रवचन या वर्णन विधि होता है, वाद विवाद विधि होता है, रूपरेखा विधि होता है, समवाय विधि होता है, ठीक है, और आदर्श विधि यहाँ पे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है भाषा शिक्षण यंत्र विधि। इस विधि के 4 साधन होते हैं, ग्रामोफोन के द्वारा, रिकॉर्डर के द्वारा, सहायक पुस्तक और वर्ण चित्र के प्रयोग करके भाषा शिक्षण कराया जाता है, यानी कि दीवार पर टांग दिया जाता है, ठीक है। जो भाषा शिक्षण यंत्र विधि है, बच्चे को भाषा सिखाना सबसे पहले, उसी के बाद तो वह रचना करना सीखेगा, ठीक है। तो भाषा शिक्षण विधि में क्या बताया गया है आपका, इस विधि में 4 संसाधन बताए गए हैं, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड, सहायक पुस्तक या वर्ण चित्र। आपके ग्रामोफोन यूज कर सकते हैं, बच्चे को रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं उसी चीज़ के बारे में। कोई भी आप जो भी बुक्स है, जैसे मैं ये सहायक पुस्तक ले रखी है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ इस बुक से, ठीक है। वर्ण चित्र के प्रयोग में भाषा शिक्षण कराया जाता है, ठीक है। जैसे आपको क्या है, आप जब छोटे क्लासेस में थे, नर्सरी में, केजी में, फर्स्ट में, तो बहुत सारे चार्ट लगे होते थे, ठीक है। जैसे वेजिटेबल्स का चार्ट हो गया आपका, अल्फ़ाबेट्स का चार्ट हो गया आपका, ठीक है। तो बहुत सारे चार्ट्स लगे होते थे, ठीक है। तो चार्ट्स के माध्यम से भी हम बच्चे को यहाँ पे सिखाते हैं। उसके बाद है क्वेश्चनियर मेथड। टीचर क्लास में बच्चे से क्वेश्चन करता है, बच्चा आंसर करता है, तो क्वेश्चनियर मेथड से भी हम बच्चे को क्या है, रिप्रेजेंटेशन की कला बच्चे को सिखा रहे हैं कि वह बोल के हमें जवाब देगा, ताकि उसके अंदर का जो डर है वह निकले, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपकी एक मौखिक रचना है, तो क्वेश्चनियर मेथड यहाँ पे यूज होता है। चित्र वर्णन विधि, ठीक है, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर कक्षाओं में रचना शिक्षण के लिए उपयोगी है। आपने देखा होगा छोटी क्लासेस के जो बच्चे हैं, उनको एक पिक्चर दे दी जाती है, भाई इस पिक्चर में जो जो आपको दिखाई दे रहा है वो लाइनें आप यहाँ पे लिखो, ठीक है। आपने भी देखा होगा, कभी आपके छोटे भाई बहन होंगे या आप जब खुद पढ़ते होंगे कि हमको क्या है, एक पिक्चर दे दी है, उसको एक्सप्लेन करो क्या क्या दे रखा है इसमें, ठीक है। उसके बाद है आपकी उद्बोधन विधि। उद्बोधन विधि का प्रयोग आत्मकथा, जीवन चरित्र या दर्शनीय स्थलों का विवेचन करने के लिए किया जाता है। इस विधि में शिक्षक किसी एक विषय में छात्रों का विचार जान लेता है और उन्हीं विषय पर पुनः नए तथ्य खोजने के लिए प्रेरित करता है। कल्पना शक्ति से डेवलप होती है, ठीक है। उद्बोधन विधि क्या है, हम बच्चे को क्या है, इसका प्रयोग आत्मकथा, जीवन चरित्र और दर्शनीय स्थलों का विवेचन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। शिक्षक क्या करता है, एक विषय पे छात्र के विचार जान लेता है और उसी को और आगे रिसर्च करने के लिए बच्चे को बोलता है। उसके बाद है आपकी प्रवचन एवं वर्णन विधि, ठीक है। यह विधि वैज्ञानिक विषयों, रिसर्च और जो आपके डिस्क्रिप्टिव जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए होती है। जब विद्यार्थी के मूल विषय के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है, तो इसलिए शिक्षक पहले विद्यार्थी को उस विषय का पूरा ज्ञान देता है, ठीक है।
तो पहले क्या करता है, उसका उस विषय का पूरा ज्ञान देता है। शिक्षक विद्यार्थी सभी तथ्यों को सुनकर शिक्षक के समक्ष रखते हैं। प्रवचन एवं वर्णन विधि, पहले बच्चा सुनेगा, टीचर से सुनेगा, फिर टीचर क्या करेगा, उसको बच्चा समझ में आ जाएगा बच्चे को, तब वह टीचर के सामने जाके उन्हीं बातों को वर्णन कर देगा, एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है, उसके बाद है वाद विवाद, जैसे डिबेट्स होते हैं, आपको भी पता होगा स्कूलों में डिबेट्स करवाए जाते हैं बच्चों के। ठीक है, तो ये वहाँ पे भी उसके द्वारा भी हम क्या है, जैसे राजनीति के ऊपर, समाज के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, धर्म दर्शन के ऊपर, ये सारे बहुत सारे डिबेट्स आपने देखे हैं। तो ये क्या आपके मौखिक रचना के टाइप है। ठीक है, उसके बाद है रूपरेखा विधि। रूपरेखा विधि क्या होती है? इस विधि के अंतर्गत शिक्षक विवेच्य विषय के बारे में छात्रों को कुछ संकेत देता है। इस कार्य के लिए वह विद्यार्थियों की भी सहायता ले सकता है, लेकिन छात्रों का सहयोग प्राप्त करना अधिक उपयोगी रहता है। ऐसा करने से विद्यार्थी विवेच्य विषय में अधिक रुचि लेते हैं और दूसरा, छात्रों को अपना स्वतंत्र विचार व्यक्त करने का मौका भी मिल जाता है। यह विधि किसी ऐतिहासिक घटना, कहानी, जीवन चरित्र अथवा वर्णन। रूपरेखा, रूपरेखा क्या है? एक माइंड मैप बना लेते हो आप। जैसे मान लीजिए कोई हिस्टोरिकल घटना आपको सुनानी है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आप जो, तो ये क्या है? रूपरेखा। एक रूपरेखा बना लेते हो आप कि भाई ये राजा था, ये उसका महल था। ठीक है, जैसे आप उनको पिक्चर दिखाकर आप उनको कोई स्टोरी सुना रहे हो। उसके बाद बताइए इसने समवाय विधि। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक भाषा के विभिन्न अंगों और विषयों में समन्वय स्थापित करता है, आपस में कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। विशेषकर कहानी, नाटक आदि पढ़ाते समय अध्यापक जो ऐसे टाइप जो शैली है उसमें छात्रों से प्रश्न पूछता है या लिखवाता है। ठीक है, और अन्य विषयों की सामग्री का भी प्रयोग वह कर सकता है। तो इस विधि के अंतर्गत साहित्य की अन्य विधाओं से सामग्री लेकर कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाता है। उसके बाद एक आदर्श मेथड, रचना विधि का एक आदर्श मेथड भी बताया है। इस विधि में अध्यापक छात्रों के सामने रचना का आदर्श रूप प्रस्तुत करते हैं। तत्पश्चात विद्यार्थियों को उसी प्रकार की रचना लिखने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे मैंने क्या एक स्पेसिमेन कॉपी आपको दे दी, आप स्पेसिमेन कॉपी को पढ़ोगे, उसको देखकर आप क्या है लिख दोगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? आपकी आदर्श विधि कहलाती है। तो इस प्रकार क्या थे, ये आपके जो रचना शिक्षण विधियां हैं उनके टाइप थे। कौन कौन से थे? भाषा शिक्षण यंत्र विधि, दूसरा था क्वेश्चनियर मेथड, प्रश्नोत्तरी विधि, तीसरा था आपका चित्र वर्णन विधि। ठीक है, जैसे आपको पिक्चर दे दी और उसके सेंटेंस आपको बनाने हैं। उसके बाद है उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, वर्णन विधि, डिबेट, वाद विवाद विधि। ठीक है, रूपरेखा, आप उसका एक माइंड मैप तैयार कर लेते हो, समवाय विधि कोऑर्डिनेशन करके, और उसके बाद है आदर्श मेथड। ठीक है, आदर्श विधि, आइडल मेथड। आइडल मेथड में क्या, एक स्पेसिमेन बच्चे को दे दिया, बच्चा उस स्पेसिमेन को देखेगा और उस स्पेसिमेन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, फिर वह वैसे ही लिख देगा। तो ये थे आपके रचना शिक्षण के जो मेथड हैं वे। उसके बाद है आपका रचना के लिखित रूप, जैसे पत्र, निबंध, अनुच्छेद, कहानी, संवाद। ज़्यादा बड़ी नहीं है ये यूनिट, आज ही मैं आपकी ये यूनिट कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, पत्र रचना का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके तत्वों का परिचय दीजिए। रचना के लिखित रूप, ठीक है, आपकी दो तरह की थी, एक मौखिक थी और एक लिखित थी। तो लिखित रूप में क्या क्या है? आपके पत्र है, निबंध है, अनुच्छेद है, कहानी है, संवाद है, सार लिखना है, संक्षेपण से समरण, एकांकी, नाटक व रिपोर्ट लेखन। ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पे करनी है। तो सबसे पहले है आपकी इसमें पत्र रचना का क्या अर्थ होता है। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका निबंध रचना। ठीक है, सबसे पहले बात आई पत्र, लेटर आप कैसे लिखते हो। ठीक है, तो लेटर क्या है? लिखना एक कला है। आपने भी अपने आसपास ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो इस कला में पारंगत होते हैं। अक्सर अन्य व्यक्तियों के पास जाकर अपने पत्र लिखवाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आजकल तो मोबाइल और इंटरनेट का युग है, तो लोग अपने संदेश भेजने के लिए आधिकारिक इन्हीं का प्रयोग करते हैं। आपके जो पत्र होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र आपको पता है, जैसे स्टार्टिंग से ही आपको सिखाया, जैसे आप सिक लीव लिखते हो, ये वाला लेटर लिखते हो आप। ठीक है, तो उसमें आप क्या है, टू द प्रिंसिपल, टू तो खत्म कर दिया, द प्रिंसिपल, जो भी स्कूल है उसका नाम, जो भी स्थान का नाम है वो लिखते हो, मतलब जिसके नाम आप लिख रहे हो वो क्या है, आपका फॉर्मल है। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर जैसे आप अपने भाई बहन को लिख रहे हो, अपने मम्मी पापा को लिख रहे हो, तो वो क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है। ठीक है, आप किसी स्कूल को या किसी अधिकारी को लिख रहे हो तो वो फॉर्मल लेटर के अंदर आता है। अब देखो भाई, इनफॉर्मल लेटर में आप क्या क्या जानकारी दे। फॉर्मल लेटर का तो आपको पता है कैसे लिखना होता है। ठीक है, आप अभी तक जो लिखते आए हो फॉर्मल लेटर, और 10th में 12th में तो आपके आ ही जाते हैं फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर लिखने, तो ये आपको इजीली पता होगा। ठीक है, तो इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही।
आगे है इनफॉर्मल लेटर में क्या क्या होते हैं, आप जहाँ सेंडर है उसका नाम व पता लिखा जाता है, डेट लिखते हैं हम, क्या टॉपिक है वो लिखते हैं, और लास्ट में अभिवादन लिखते हैं। ठीक है, ये सारे। उसके बाद मूल विषय क्या है, पत्र की समाप्ति, हस्ताक्षर, और क्या क्या अटैचमेंट कर रहे हो। ठीक है, और उसके पुनश्चय, ये सारी चीज़ें इसमें लिखते हैं। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन बना के आप लिख सकते हो। अगर आ भी जाए कि फॉर्मल लेटर क्या होता है या औपचारिक पत्र क्या होता है, अगर आपको मान लो बहुत सारे बच्चे आज के टाइम पे इंग्लिश मीडियम है तो उनको औपचारिक से पता नहीं लगा, तो आप दिमाग में फॉर्मल लेटर का लेके जो जो पैटर्न होता है वो वहीं पे लिख दो। ठीक है, कि हम ये चीज़ लिखते हैं, पहले ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद इनफॉर्मल लेटर में बता दो कि हम सेंटर का नाम और पता लिखते हैं। ठीक है, और फिर डेट लिख देते हैं, विषय संकेत लिख देते हैं। देखो मान लो इनफॉर्मल लेटर में, मान लीजिए मैं अपने भाई को पत्र लिख रही हूँ, तो सबसे पहले मैं एड्रेस लिख दूँगी, जो भी मेरा एड्रेस है वो लिख दिया मैंने, नीचे डेट लिख दी, सब्जेक्ट क्या है, भाई के विवाह पर बधाई पत्र। ठीक है, ये सब्जेक्ट लिख दिया मैंने। फिर मैंने अभिवादन किया, सप्रणाम। ठीक है, कि मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि आपका विवाह हो गया है या तय हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये बातें लिख दी, फिर मैंने पत्र की समाप्ति की लास्ट में, फिर मैंने अपने हस्ताक्षर किए और अटैचमेंट जो भी मेरे को साथ में भेजना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है आपका एक और दे रखा है इसमें पुनश्चय। यदि पत्र लिखने के पश्चात कोई महत्वपूर्ण बात रह जाती है तो आप नीचे पुनश्चय लिखकर छुटी हुई सामग्री को लिख देते हैं। ठीक है, जिसमें हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। पुनश्चय का मतलब कई बार आप बुक में भी नीचे स्टार लगा के चीज़ें लिख दी जाती है ना, तो उसको बोलते हैं हम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ऐसे रचना का अर्थ। ठीक है, निबंध रचना का अर्थ बताइए और निबंध रचना को के विकास का संस्कृत परिचय दीजिए। निबंध शब्द का अर्थ है अच्छी प्रकार से बंधा हुआ। ठीक है, निबंध का अर्थ है अच्छी प्रकार से बंधा हुआ, ऐसे जिसको आप बोलते हो। ठीक है, ऐसे में आपको बहुत सारा लंबा लिखना पड़ता है। वैदिक युग से सभी ग्रंथ भोजपत्रों पर लिखे जाते थे, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कसकर बांध दिया जाता था। इस प्रकार कसकर बंधे हुए लिखित भोजपत्रों को निबंध कहा जाता था। परंतु आज निबंध शब्द का प्रयोग होता है वह अंग्रेजी में ऐसे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, निबंध स्वच्छंद मन की वह तरंग है जिसमें निरंतर और सुसंगठन न होकर प्रधानता विशृंखला होती है। निबंध उद्गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या एक प्रतिपादन, एक विशेष निजीपन संस्था, ये सारी चीज़ें होती है। देखो भाई, निबंध आप लिखते हो, ऐसे आप लिखते हो। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हो आप, ऐसे में हम लोग करते हैं कि जो भी दे दिया एक आपको सीमित वर्ड दे दिए कि भाई आपको 500 वर्ड के बारे में, मान लीजिए खेलों का महत्व आपको 500 में या 600 में या 100 वर्ड्स के अंदर इसको कंप्लीट करना है, तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंग लिखते हो। ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका ऐसे कहलाता है। ठीक है, ऐसे क्या है आपका जो निबंध लेखन है वह एक कला है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी बात को, अपने विचार को इस प्रकार पाठक के सामने प्रस्तुत करता है कि पाठक उसकी तर्क शक्ति का कायल हो जाता है। ठीक है, हिंदी निबंध का विकास यात्रा भारत तेंदु हरिश्चंद्र के समय से प्रारंभ होती है। इसमें भारत तेंदु जी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन ठाकुर, जगमोहन सिंह जैसे उल्लेखनीय निबंधकार हुए। उन्होंने नवयुग जागृति व चेतना तथा राष्ट्रीयता पर बल दिया। ठीक है, ये सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, एक दो आप और नाम ले देना। मिश्र प्रभा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने भी, रामविलास शर्मा, शिवानंद चौहान। ठीक है, तो समकालीन काल में अनेक प्रकार की निबंध शैली, इनके लोगों ने अलग अलग प्रकार की जो निबंध शैलियाँ हैं वो प्रस्तुत की। अगर आप एग्जाम्पल देना चाहो तो जैसे आपके टीचर लिखवाते थे, स्टार्टिंग में भूमिका लिखवाते थे। ठीक है, जो भी मान लो खेलों का महत्व है तो सबसे पहले भूमिका या अर्थ लिखवाते थे। ठीक है, भूमिका बोलते अर्थ कि खेलों का क्या, खेल क्या होते हैं, फिर उसके बाद उसके महत्व के बारे में आते थे, उसके लाभ के बारे में, और लास्ट में हम निष्कर्ष पे पहुँचते थे। तो ये आप एक स्पेसिमेन वहाँ पे पेपर में लिख सकते हो। ठीक है, निबंध रचना की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ये क्या थी आपके निबंध की प्रक्रिया थी कि किस प्रकार लिखते हो। क्योंकि सबसे पहले हम भूमिका बांधते हैं। ठीक है, निबंध की रूपरेखा तैयार करते हैं, रूपरेखा भी बोल सकते हो, भूमिका भी बोल सकते हो, अर्थ भी बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप फिर विषय का चुनाव, उसके बारे में आप बता रहे हो। ठीक है, उसके क्या महत्व है, क्या लाभ है, क्या हानियाँ हैं, ये सारी चीज़ें आप बता देते हो और लास्ट में आप कंक्लूजन लिख देते हो। ठीक है, आगे बात समझ में।
उसके बाद आता है अनुच्छेद रचना। अनुच्छेद रचना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अनुच्छेद रचना क्या है? एक विचार बिंदु जितने वाक्य में लिखा जाता है उस वाक्य समूह को अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, किसी रचना में एक या एक से अधिक अनुच्छेद हो सकते हैं। वैसे अनुच्छेद स्वयं में एक स्वतंत्र पूर्ण रचना हो सकती है। कोई भी विषय देकर उस पर अनुच्छेद, अनुच्छेद का मतलब होता है बेटा आप पैराग्राफ बोल देते हैं हम उसको। ठीक है, आजकल आपको 10th में 12th में आता है ना कि इस चीज़ के ऊपर आप एक पैराग्राफ लिखो। ठीक है, वो अनुच्छेद कहलाता है। ठीक है, इसमें आपको दे दिया समग्र रूप कह सकते हैं, एक पैराग्राफ में एक ही विचार व्यक्त हो, पैराग्राफ के सभी वाक्य विचार की दृष्टि से संबंध एक दूसरे से रिलेटेड हो, अनुच्छेद का केंद्रीय भाव या निष्कर्ष अनुच्छेद के प्रारंभ या अंत के वाक्य में होना चाहिए। तो पैराग्राफ में देखो भाई आपको कोई भी एक एग्जाम्पल दे दिया, जैसे गाड़ी आने से पूर्व प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ के ऊपर एक अनुच्छेद लिखिए, या फिर आपको दे दिया कि आप अपने एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर एक, यानी कि एग्ज़ाम में बढ़ती हुई नकल के ऊपर एक अनुच्छेद लिखे, तो आप उसके बारे में ये लिखते हो। और उसके बाद एक दो एग्जाम्पल और दे रखे हैं, हमारी गाड़ी का प्लेटफॉर्म पर पहुंचना और उसने बैठने वाले का डिब्बे की ओर दौड़ना, इसके ऊपर कोई अनुच्छेद। गाड़ी में चढ़ने उतरने वाली नोक झोंक के ऊपर, ठीक है, फेरी वाले का आना जाना और तरह तरह की आवाज़ों में सामान बेचना, इसके ऊपर एक अनुच्छेद लिखिए। तो ये इसमें क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। आप क्या है स्टार्ट करोगे, जैसे गाड़ी वाले के ऊपर लिख रहे हो हमारी गाड़ी आने में अभी आधा घंटा बाकी है, प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर बैठ गए सैकड़ों यात्री खचाखच भरे। ठीक है, तो ऐसे करके आप एक अनुच्छेद उसके ऊपर लिख सकते हैं। ये यानी कि रेलवे स्टेशन का दृश्य बताइए। ठीक है, इसके ऊपर एक अनुच्छेद लिखना, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर आप रखोगे। ठीक है, किसी की चीज़ें आपको यहाँ रटनी नहीं है, चीज़ें यहाँ पर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे। उसके बाद आता है आपका कहानी रचना क्या होती है, और कहानी रचना में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो लिखित अभिव्यक्ति में कहानी लेखन का महत्वपूर्ण स्थान है। बालक बड़े चाव से कहानी सुनते हैं और कहते हैं, अतः विद्यार्थियों को कहानी के प्रति रुचि डेवलप करने के लिए उन्हें तरह तरह की कहानियाँ सुनाते सुनाने के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं। छात्र रोचक, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कहानियों का संकलन करें, उन्हें पढ़कर कहानी की विशेषता से परिचित हो और शिक्षक उन्हें छोटी छोटी कहानियाँ लिखने के लिए भी प्रेरित करें। अब देखो भाई कहानी लेखन में ध्यान रखने योग्य बिंदु, कहानी में आदि से अंत तक कौतूहल बना रहता है। ठीक है, कहानी अच्छी वही है जिसके परिणाम जानने की अंत तक उत्सुकता बनी रहे। हाँ जी, स्टोरी वही अच्छी है जिसमें हमें सस्पेंस क्रिएट होता रहे। ठीक है, कहानी की घटना में स्वाभाविकता होनी चाहिए, कथा सूत्र का विकास होना चाहिए, कहानी के पात्रों के चरित्र के डेवलपमेंट स्वाभाविक रूप से दिया जाना चाहिए, चाहे वह किसी का भी हो, पात्र चाहे पशु पक्षी हो, देवता दानव हो, परंतु व्यवहार में मानव व्यवहार की झलक रहनी चाहिए। कहानी में कोई ना कोई संदेश अवस्था होना चाहिए कि इस कहानी को सुनकर हमें क्या संदेश मिलता है। ठीक है, वो जरूर होना चाहिए। कहानी को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है, सरल, सहज, बोधगम्य और मुहावरेदार और पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इस स्तर पर कहानी रचना लिखने के निम्नलिखित प्रकार हो सकते हैं, जैसे अधूरी कहानी को पढ़कर पूरा कीजिए, कहानी को पढ़कर उसे नया मोड़ देना, कहानी को पढ़कर उसे अपनी भाषा में लिखना, दिए गए संदेशों, संकेत हैं या घटनाएं, उनके आधार पर कहानी का विकास कीजिए। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, कहानी रचना क्या होती है। उसके बाद आता है आपका संवाद रचना क्या होती है, और संवाद रचना में ध्यान देने योग्य बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आपकी 3rd यूनिट हिंदी की, ये आपकी जो स्टूडेंट वाली बुक है उसमें 60 पेज से शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम 65 पेज पे हम पढ़ रहे हैं। संवाद रचना, संवाद रचना नाटक, एकाकी और कहानी आदि में पात्रों के पारस्परिक औपचारिक वार्तालाप को क्या है, संवाद कहते हैं। संवाद नाटक और एकाकी का मूल तत्व है। कथा को आगे बढ़ाने और पात्रों के चरित्र चित्रण में संवाद का महत्वपूर्ण संवाद है। देखो भाई संवाद रचना का मतलब क्या होता है, नाटक, एकांकी और कहानी आदि में पात्रों के पारस्परिक औपचारिक वार्तालाप को संवाद कहते हैं। जैसे आप कोई भी एकांकी लिखते हो, कोई नाटक लिखते हो, ठीक है, तो उसके जो पात्र हैं, उस कहानी के जो भी कैरेक्टर हैं, उसके पारस्परिक औपचारिक वार्तालाप को हम क्या बोलते हैं, संवाद बोलते हैं। आपने कोई भी नाटक लिखा या कोई भी कहानी लिखी तो उसके जितने भी कैरेक्टर है, जितने भी वो आपस में जब औपचारिक वार्तालाप, तो उसको हम संवाद बोलते हैं। तो संवाद नाटक और एकांकी का मूल
तत्व है। कथा को आगे बढ़ाने और पात्रों के चरित्र चित्रण में संवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। संवाद में एक पात्र किसी विषय को लेकर अपना कथन प्रस्तुत करता है तो दूसरा पात्र उसके कथन पर अपनी विचार प्रकट करता है। मान लीजिए इस कहानी को लेकर, मान लो एक जो कैरेक्टर है इस कहानी में जो हमने बना रखा है, ठीक है, वो सवाल करता है तो दूसरा उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देता है, ठीक है। तो इस प्रकार संवाद का क्रम आगे बढ़ता है और सामाजिक जीवन में संवाद का अति महत्वपूर्ण स्थान है। भावानुकूल अभिव्यक्ति दूसरे पक्ष की बातों पर सार्थक प्रतिक्रिया अच्छे संवाद की विशेषताएं मानी जाती है। अब देखो भाई, ध्यान देने योग्य बातें क्या है इसमें, पात्रों की क्या क्या प्रकृति है, क्या शिक्षा है, क्या संस्कृति है, चरित्र आदि के अनुरूप भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। संवाद संक्षिप्त, सरल, रोचक और स्वाभाविक होने चाहिए। संवाद देश, काल, घटना और विषय के अनुरूप होने चाहिए। संवाद के अंत में कोई निश्चित परिणाम अवश्य निकलना चाहिए। संवाद में आए विचारों में प्रभाव, स्वाभाविकता व परस्पर संबद्धता होनी चाहिए। संवाद में प्रचलित मुहावरों का यथास्थान प्रयोग होना चाहिए। संवाद ऐसे हो जो कथा वस्तु के विकास और पात्रों के चरित्र चित्रण में सहायक हो, ठीक है। ये आपका दे रखा है संवाद। उसके बाद आपका सार संक्षेप क्या होता है और इस प्रक्रिया पर परिचय दीजिए। सार संक्षेप, आप देखो समरी लिखते हो ना, इंग्लिश में आप समरी लिखते हो, पूरा चैप्टर दे दिया, उसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में और कम शब्दों में लिखना, वो क्या कहलाता है, सार संक्षेपण कहलाता है, ठीक है। यानी कि मुख्य भाव और विचार को छोड़े बिना किसी संक्षेप लिखना सार संक्षेपण कहलाता है। सार संक्षेपण मुख्यतः प्रेसी राइटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें गद्यांश के प्रयोग के किसी विस्तृत लेख, आख्यान, विवरण, पत्र रचना आदि में निहित तथ्यों को सरल सुबोध भाषा में किस प्रकार प्रस्तुत करना है कि मूल उदाहरण की मुख्य बातें उसके 1/3 में ही आ जाएं, संक्षेप में सार लिखना कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ईजी है। सार लिखना भी क्या है आपको पता है। समरी लिखना, जब हम, चाहे आप हिंदी में लिखो चाहे आप इंग्लिश में लिखो, जो पूरा चैप्टर है उसको हम जब थोड़े शब्दों में व्यक्त करते हैं तो वह सार संक्षेपण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आता है सहसंवरण क्या होता है, ठीक है। सार संक्षेपण का सार संक्षेपण का एक उदाहरण दे रखा है। लोगों ने धर्म को धोखे की दुकान बना रखा है, वे उसकी आड़ में स्वार्थ सिद्ध करते हैं। बात यह है कि लोग धर्म को छोड़कर संप्रदाय के जाल में फंस रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्या इसमें ये दे रखा है, ठीक है, धर्म के ऊपर एक सार लिखो। उसके बाद है सहसंवरण क्या होता है। सहसंवरण, जब समर्थी के आधार पर किसी घटना या व्यक्ति का चित्रण किया जाता है तो उसे सहसंवरण की संज्ञा दी जाती है। सहसंवरण में पात्र के प्रति लेखक की अनुभूतियाँ एवं संवेदनाएं अभिव्यक्त होती हैं। हिंदी में यह साहित्यिक विधा अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव का परिणाम है। सरस्वती, विशाल भारत, सुधा एवं माधुरी आदि पत्रिकाओं में अनेक उल्लेखनीय सहसंवरण प्रकाशित होते हैं, ठीक है। तो सहसंवरण क्या है, जब समर्थी के आधार पर किसी घटना को व्यक्त किया जाता है। मान लीजिए आपके सामने कोई, आपके जीवन में कोई घटना घटित हो चुकी है पहले, और उस घटना को जब आप लिख रहे हो तो वो क्या कहलाता है, सहसंवरण कहलाता है, ठीक है। मेन सीधा सा मीनिंग यही है इसका कि मेरे जीवन में जो घटना घटित हो चुकी है, जब मैं उसको याद करके लिख रही हूँ तो वो क्या कहलाता है, सहसंवरण कहलाता है। इसमें हम जीवन की समृद्धियाँ, कुछ सहसंवरण, मेरे पति की, ये सारी चीज़ें, कुछ एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं, ठीक है। तो ये होता है सहसंवरण। उसके बाद आता है रिपोर्ट लेखन। रिपोर्ट लेखन क्या है, रिपोर्ट लेखन के किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। रिपोर्ट लेखन, आमतौर पर विभिन्न प्रकार की रिपोर्टों को समाचार लेखन की तरह उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता है, लेकिन कई बार इन रिपोर्टों की फीचर शैली में भी लिखा जाता है। चूँकि ऐसी रिपोर्ट सामान्य समाचारों की तुलना में बड़ी और विस्तृत होती है। देखो भाई, सबसे पहले तो ये देखो रिपोर्ट लेखन होता क्या है। रिपोर्ट लेखन अखबारों और पत्रिकाओं में सामान्य समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्ट को प्रस्तावित किया जाता है, ठीक है, प्रकाशित किया। आप अखबार देख लो, कोई भी मैगजीन देख लो या कोई भी समाचार, इसके अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जब हम कोई रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं तो ऐसी रिपोर्ट जो तैयार की जाती है जिसमें किसी घटना, समस्या, मुद्दे गहरी छानबीन की जाती है, उसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है, तथ्यों के विश्लेषण के नजरिए, तो ये क्या कहलाती है, हमारी
रिपोर्ट लेखन कहलाती है। ठीक है, रिपोर्ट लेखन यानी कि जब हम छानबीन करके, आप देखो कोई केस आ जाता है किसी के पास, ठीक है, आप डॉक्टर को देखो, डॉक्टर भी केस स्टडी करता है, छानबीन करके रिपोर्ट बनाता है। ठीक है, ऐसे ही क्या है, टीचर भी पूरे साल बच्चे के बिहेवियर के ऊपर उसको देखता है, ऑब्जर्व करता है, उसके बाद रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, रिपोर्ट लेखन। अखबारों, मैगजीन, इन चीज़ों को छोड़कर बाकी जब हम डिटेल में स्टडी करके किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं तो वो रिपोर्ट लेखन कहलाती है। ये कई प्रकार की होती है। एक होती है खोजी रिपोर्ट, ठीक है, खोजी रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। ठीक है, सबसे पहले होती है खोजी रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट मान लो कोई बच्चा रिसर्च कर रहा है, तो रिसर्च के आधार पर अपनी जो रिपोर्ट दे रहा है तो वो क्या कहलाती है, आपकी रिसर्च रिपोर्ट या खोजी रिपोर्ट बोलते हैं। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिव जैसे आप CBI वाले लगा ले, आप देखते हो CID में देखते हो। ठीक है, तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन चलती है उसके बिहाफ पे जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। इन डेप्थ रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट का मतलब जिसमें बिल्कुल गहराई में जाकर, मान लो जो एक एजेंसी से केस सोल्व नहीं हुआ, मान लो नॉर्मल पुलिस से केस सोल्व नहीं हुआ, तो जब हम उसको CBI के हाथों में सौंपते तो वो बिल्कुल डिटेल में गहराई से उसकी वो करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी इन डेप्थ रिपोर्ट कहलाती है। एनालिसिस रिपोर्ट कहलाती है। एनालिसिस का रिपोर्ट का मतलब देखो, मान लो कोई बंदा बीमार है तो डॉक्टर उसको एनालिसिस करेगा, उसके टेस्ट करेगा, एनालिसिस रिपोर्ट हो गई। विवरणात्मक रिपोर्ट, ठीक है, विवरण जिसमें हम बिल्कुल डिटेल में जहाँ पे लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी रिपोर्ट राइटिंग। और ये रिपोर्ट राइटिंग में ये सारी चीज़ें, और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आपकी जो 3rd यूनिट है, ये कंप्लीट हो गई है। कल आपकी जो हिंदी की 4th यूनिट है उसका ओवरव्यू दे दूंगी। आपके एग्ज़ाम से पहले आपकी जो हिंदी की बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 4 क्लासेस में। और आपकी जो संस्कृत की है, ठीक है, मेन बच्चों का देखो मेरे पास इसके लिए भी आया कि मैम एक संस्कृत की भी वीडियो बना दो। ठीक है, तो मैं पहले इसका करा दूँ, मैं 1-2 दिन में आपकी संस्कृत की वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ओके, थैंक यू। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम है तो आप मेरे को लिख के सेंड कर सकते हो। ठीक है, कि हमें इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। ओके, बाय एवरीवन।